सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं आपको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, मैं आपको खुशामदीद नहीं कहूँगी, मैं बहुत एक अच्छे हंसते हुए अंदाज में आज मैं आपको वेलकम कर ही नहीं सकती सुबह के शो में, क्योंकि आज की सुबह कोई खुशियाँ लेके नहीं आई है हमारे लिए। आज की सुबह एक बहुत ही भयानक सुबह है। कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे मुल्क में, पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, हम कहाँ जाएँ? वैसे तो कहते हैं कि होस्ट को न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, न्यूट्रल होकर शो करना चाहिए, लेकिन आज मैं न्यूट्रल रह ही नहीं सकती, मैं हो ही नहीं सकती। मैं एज ए शो मैं एज ए होस्ट आज का शो कंडक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से मुल्क में बदतरीन सूरत हाल चल रही है, महंगाई आग लग रही है, महंगाई की हर जगह आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। मैं कैसे एक होस्ट की तरह शो कर दूं? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक होस्ट नहीं हूं, मैं एक माँ भी हूं, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, और मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे अपनी शौहर की आमदनी में मुझे पूरा घर चलाना है, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है रोज़मर्रा की। मैं कैसे करूँ? ये इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, मैं हुकूमत से जवाब लेना चाह रही हूँ आज। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप जवाब दीजिए इस बात का कि हम कहाँ जाएँ, आवाम क्या करे। पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, घी और तेल की कीमतें आपने बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि आवाम की पहुंच से बाहर ही हो गया, और ऊपर से आप कहते हैं कि अमीर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करता है, गरीब कहाँ जाए? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से गरीब का नाम और निशानी मिटा दिया जाए? हम खुद को क्या करें? हम मार लें खुद को, हम खुदकुशियाँ कर लें, क्या कर लें? ये मेरा सवाल है। आपकी हुकूमत का जो फेलियर है उसकी सज़ा हम क्यों भुगतें? एक माँ क्यों भुगते, एक बेटी एक बहन क्यों भुगते, आम आवाम क्यों भुगते? मेरा ये सवाल है आपसे। आप लोग थे जो नारे लगाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप लोग नारा लगाते थे कि जी इतनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने, हम आएंगे, हम आपको रिलीफ देंगे। कहाँ है वो रिलीफ? हम कैसे भरोसा करें? आप तो एक्सपीरियंस थे ना, हर दफ़ा आपने ये कहा कि ये हुकूमत नहीं है, इनको नहीं चलाना आता। ठीक है ना, सही, नहीं चलाना आता, आप तो एक्सपीरियंस लोग हैं। आप लोगों ने क्या किया? आवाम के साथ क्या किया है आप लोगों ने? अब हम क्या करें? हम गरीब भूखा मर जाए, हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए आप लोगों ने, हम खाना नहीं पका सकते, तेल और घी की प्राइस जहां तक पहुंच गई है। अगर एक इंसान कमाने नहीं जाएगा तो वो क्या घर पे लेके आएगा, क्या खाएगा? या सारा का सारा हम पैसा जो हमारी तनख्वाहें आती हैं वो हम पेट्रोल में जला दें, आग लगा दें उनको? आप लोग अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों अपनी तनख्वाहें कम नहीं करते? गवर्नमेंट के लोगों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेट्रोल फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों करें? हम हमेशा क्यों करें? आवाम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे? ये आज का मेरा इस शो का पूरा सवाल है जो मैं पूरे शो में लेके चलूँगी, और मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे हुकूमत से इसका जवाब चाहिए, मुझे मरीम नवाज से इसका जवाब चाहिए, मुझे शहबाज शरीफ से इसका जवाब चाहिए, मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब से इसका जवाब चाहिए। एक आवाम की हैसियत से ये हमारा हक है, हमारा राइट है आपसे पूछना कि हमें बताएं हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। इस बारे में हम बात तो करते रहेंगे, मजीद बात करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक दिन दो बड़े झटके, बिजली 8 रुपए तक, पेट्रोल 30 रुपए तक महंगा, हुकूमत की माशी नाकामी की सजा आवाम क्यों भुगते? पीटीआई के 3 साल एक तरफ, नून लीग का एक हफ्ता एक तरफ। पेट्रोल 60 रुपए, तेल 650 रुपए और बिजली 24 रुपए महंगी। नून लीग ने एक हफ्ते में पीटीआई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी, सैकड़ों घर और एक जिंदगी निगल गई। आग लगी क्यों ये अहम नहीं, बुझाई क्यों ना जा सकी, मुतासरीन सवाल उठा रहे हैं। और पाकिस्तानी नौजवान की आवाज़ की दुनिया में धूम, जिब्रान राहील ने तुर्की में आईसी स्टार अवार्ड जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जिब्रान से आज मुलाकात होगी। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई का जो बम एक और हम पे गिरा है, एक आवाम पे गिरा है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वैसे तो बतौर खादिम आला
बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मशहूर हैं, अपनी स्पीड के लिए, कि जी वो बहुत स्पीड से काम करते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे या बने थे, उनकी जो स्पीड थी वो तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई, इसके लिए वो मशहूर भी हैं। लेकिन जब बात आई काम की, जब बात आई कि आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, उस वक्त उनकी स्पीड कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अलबत्ता स्पीड बढ़ी ज़रूर है। स्पीड बढ़ी किस लिए है? स्पीड बढ़ी है महंगाई की, कि जिस तेज़ी से महंगाई हो रही है, जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक हफ्ते में 2 बार यानी कि 60 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। आप सोचें, पीटीआई की हुकूमत में पूरे 3 साल का अगर हम बात करें उनके दौर में, तो सिर्फ 58 रुपये लीटर पेट्रोल पे इजाफा हुआ था। तो उस पर इतना शोर मचाया जा रहा था, इतने बड़े बड़े बयानात दिए जा रहे थे कि जी हुकूमत के दिल में, सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। अब क्या पत्थर है? अब क्या रखा है? अब कौन सी स्लेब रखी है जिस पे आप लोगों को, आपकी आवाम के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं? ये तो तारीखी एक, मैं कहूँगी कि एक हिस्ट्री बन गई है कि कभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। 210 रुपये तकरीबन ही, आप कहेंगे कि 209 रुपये 80 पैसे कुछ है, तो तकरीबन अगर राउंड फिगर करें 210 रुपये ही हो गया है। कभी भी नहीं बढ़ी है इतनी तारीख में जितनी आज बढ़ गई है। आप घी की कीमतों में देख लें इजाफा कितना है। कुकिंग ऑयल देख लें, 650 रुपये लीटर मिल रहा है, 650 रुपये लीटर। इसके अलावा बिजली की अगर हम बात करें तो वो भी पीछे नहीं रही है। बिजली का फी यूनिट जो 16 रुपये हुआ करता था, अब 25 रुपये के करीब जहाँ पहुँचा है। ये सब हो क्या रहा है? हुकूमत की तो नाकामी क्लियरली दिखाई दे रही है। और अगर हुकूमत नाकाम हो गई है तो उसकी सज़ा आवाम क्यों भुगते? हम क्यों भुगते हैं उसकी सज़ा? इसका जवाब कौन देगा हमें? क्या हम वाकई श्रीलंका की तरह होने वाले हैं? क्या हम वाकई श्रीलंका की तरफ जाकर बनने जा रहा है हमारा मुल्क? इस सब का जवाब कौन देगा? इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कराची से, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि सूरत हाल क्या है, आवाम का क्या कहना है। शाहरुख शाह मौजूद है हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। जी शाहरुख, अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख, बताइएगा कि क्या करे, आवाम क्या करे? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम कैसे अपने दफातर जाएं, कैसे बच्चों को स्कूल लेके जाएं, कैसे कोई अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, देखें इस वक्त जो पेट्रोल का बम है, एटम बम मैं कहूँगा, वो आवाम के ऊपर जो है वो गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम, एक तो महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी अब पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया है। पिछले हफ्ते पेट्रोल का बम गिराया गया था, अब दोबारा जो है वो बम गिराया गया है, जिसकी वजह से आवाम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है वो हद से बढ़ गई है। 200 रुपये से ज़ायद यानी कि 210 रुपये लीटर मुख्तस किया है फ़ी लीटर पेट्रोल का, और 30 रुपये उसमें जो है वो बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद ये पहली मरतबा है कि पेट्रोल की कीमतें 200 से तजावज़ कर गई हैं। ये और कल रात में भी कराची भर पे जो है वो एहतजाज किया गया। पेट्रोल पम्प्स हर जगह देखें तो चोरी चोर नज़र आते हैं। पेट्रोल पम्प्स मालिकान ने 10 बजे ही जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से आवाम लंबी लाइनों में लगकर जो है वो पेट्रोल डलवाने में मजबूर थे, क्योंकि उनको पता था कि जो 210 रुपये जो है वो 30 रुपये बढ़ने वाला है, 210 लीटर होने वाला है पेट्रोल। उससे पहले जब 180 था तो फुल टैंकी करवाने के चक्कर में जो सूरत हाल थी, लोग पेट्रोल पम्प्स मालिकान ने पेट्रोल बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो है वो लंबी लाइनों में लगे हुए। इस वक्त मेरा कैमरामैन जो है वो सलमान मुस्तफ़ा कर दिखाए कि इस वक्त लंबी लाइन लगी हुई है, लोग उसी रेट पे जो है वो पेट्रोल डलवाने पे मजबूर है। लोगों से जब हमने बात की, लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में जो है वो दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो अगर नहीं कर सकती तो घर चली जाए, क्योंकि ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं। ताबिश ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं ताबिश बट, उनसे भी बात कर लेते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। ताबिश, बताइएगा कि लाहौर में अभी भी लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, आवाम कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रही, अपना चीख नहीं रही है, गुस्से का इजहार नहीं कर रही? लाहौर शहर में जब रात को ऐलान होना था तो तब से ही पेट्रोल पंप जो है लाहौर के मुख्तलिफ बंद कर दिए गए थे, तो शहरियों की जानिब से पेट्रोल पंप के बाद लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लग चुकी थी। लेकिन अब जो है पेट्रोल पंप में रेट जो है वो 30 रुपये इजाफा कर दिया और 210 रुपये 86 पैसे न्यू जो कीमत है 1 लीटर की वो बताई जा रही है। एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये हुकूमत की जानिब से जो एक बम है वो आवाम पर गिराया गया है, और शहरियों की जानिब से गम और गुस्सा ज़रूर देखने में आ रहा है, और वो यही कह रहे हैं कि अगर 500 रुपये लीटर भी होगा तो हम ज़रूर इस पेट्रोल को ख़रीदेंगे। क्योंकि वजह यह है क्योंकि तमाम जो आमदोरफ्त है, अगर ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है,
कहीं भी जाना है तो वो पेट्रोल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ कबल जो है बहुत ज़्यादा रश ज़रूर था। हम शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस हद तक मुतासिर है। भाई मुझे बताएं किस हद तक मुतासिर है एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर? ये मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल वाले बंदे के बजट में एटलीस्ट 3000 या 4000 तक का जो है वो एक्सपेंस में इजाफा हुआ है। उनकी सैलरी में से एक तरह की ये डिडक्शन है, इजाफी बोझ है उनकी इनकम पर। देखिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक डिडक्शन है। हम मजीद शहरियों से बात करेंगे, उनसे पूछे मुझे बताएं कहाँ पर जा रहे हैं और क्या समझते हैं 60 रुपये इजाफे से आपकी जेब पर फ़र्क पड़ा है? बहुत बड़ा है भाई। अब क्या करें, मजदूरी करें या पेट्रोल डलवाएं, आटा लें, क्या करें? पेट्रोल डलवाएं, पैदल चलें, साइकिल ले लें। हमारे साथ हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। पेट्रोल जो है कम करना चाहिए, अगर बढ़ाना भी है कम से कम 100 रुपया तो बढ़ाए ना, ताकि लोगों को पता चले। मैं तो कहता हूँ ये कम है, कोई और बम गिराएं ताकि हमें भी पता चले। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह शहरियों का गम गुस्सा है। हम मजीद शहरियों से भी बात करें, उनसे पूछते सर मुझे बताएं कहाँ पर जा रहे हैं और शुक्रिया ताबिश भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया, आपने हमें बताया। शाहरुख आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि लोगों की क्या सोच है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और ये वाकई बहुत अफसोस की बात है कि आपने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है। कैसे अपने रोज़गार पे लोग जाएं, कैसे लोग दफातर जाएं, किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी करें, कैसे घर में चूल्हा जले जब तेल ही इतना महंगा है, खाना कैसे बनेगा? ये सारे सवालात इतने ज़्यादा हैं कि इसका जवाब हमें कौन दे? कोई देता ही नहीं है इस बारे में जवाब। हम सिर्फ हुकूमत से इसका जवाब मांग सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मसाइल पे बात करने के लिए, शायद वो भी हमें इसका हल देने। सलमान शाह एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सलमान शाह साहब बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे शो में आप आए। हमें ये बताइएगा कि आम आदमी क्या करे, आवाम कहाँ जाए? अपने घरों में खाना बनाना बंद कर दे, चूल्हे बंद कर दे, अपनी दफातर जाना बंद कर दे, या साइकिल ले ले, या पैदल चलना शुरू कर दे? क्या करें? देखें, ये तो एक ऐसी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बनती जा रही है और सरासर ये पाकिस्तान की जो एक डिसफंक्शनल किस्म की सियासत है वो हमें इस धाने पे लेके आई है। आप देखें कि जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम शुरू हुआ है, उस दिन से पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क बॉन्ड्स हैं और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम एक होता है, उसमें तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ। और उसके बाद ये बिल्कुल आपकी, मैं सुन रहा था आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो बहुत माहिर अपने आप को समझते थे और वो एक किस्म का लोगों को धोखा दे के उन्होंने ये मूव चलाई, एक बयानी एक्सपीरियंस कहते थे ना कि हमें जी 35 साल का एक्सपीरियंस है, हमें 40 साल का एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और उसी ये नहीं बताया कि उन 35 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही भी की। उन 35 सालों में एक ऐसा बिजली का निज़ाम बनाया, ऐसा पेट्रोलियम का निज़ाम बनाया जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके कारखाने भी इतने महंगे लगाए कि उसकी बिजली जो है उसकी कीमत अब अवाम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ही बाहर है। अगर आप ये अपने बिजली के कारखाने देखें, ये हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो कारखाने हैं उनसे डबल कीमत पे लगे हुए हैं और डबल प्राइस पे आप अवाम को निचोड़ रहे हैं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आप पहले दिन ही, जिस दिन चले वोट किया, नई गवर्नमेंट आ गई, अगर आप इतने एक्सपीरियंस थे तो उसी दिन आपको, जब आप मीटिंग करने गए वाशिंगटन IMF के साथ, तो उसी वक्त तय कर लेना चाहिए था कि ये हम IMF प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसको डिले किया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आपका रुपया जो है कोई कम से कम 20-25 रुपये और गिर गया। और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम से देखें तो ये कम से कम 25-30 रुपए। सही सलमान साहब, ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपकी सारी बातें सब एक तरफ बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बातों से, ये लेकिन सारे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये टेक्निकल बातें हैं सारी, ये आम आवाम नहीं समझती, मैं नहीं समझती। मैं एक आम आवाम की हैसियत से बात कर रही हूँ। मैं एक घर की, वो इसको अपना घर चलाना है एक मखसूस अमाउंट के अंदर, उसके शौहर को ऑफिस भी जाना है। हुकूमत की नाकामी कह लें इसको, आप हुकूमत का फेलियर है, नाअहली है, हुकूमत एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस तरह की सिचुएशन सामने अवाम के लेके आ रही है, अवाम को पीस रही है।
अवाम क्या करे, हम क्या करें? अवाम मर जाए, खुदकुशी कर ले, क्या करे, भूखी मर जाए। मैं आपसे पूछूं, अवाम का हल बता दें सर। मेन एक तो है कि अवाम की जेब में जो रुपया है उसकी कोई कदर ही नहीं है। वो जो रुपया जो आज से 2 महीने पहले 172-73 का था, वो आप देख लें 190 और 200 को टच कर रहा है। सो उसकी जेब खाली की जा रही है। इसी तरह ये तेल की कीमतों से उसकी जेब खाली की जा रही है। तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप ये जो है इमीडिएटली हुकूमत को में फोर्स करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी बजट बनाएं और बजट अनाउंस करें और उसमें सारा हिसाब किताब अवाम के सामने रख दें और फजूल खर्चियाँ जितनी भी हैं हुकूमत की वो बंद करें। हुकूमती जो बड़े बड़े आप गाड़ियाँ देखते हैं, उनके महलात देखते हैं, उनको फारग करें, उनकी तनख्वाहें काटें। मेंबर्स जो हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनकी तनख्वाहें काटें। ये यही तो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत अपने अखराजात क्यों नहीं कम कर रही? ऊपर से करोड़ों के इश्तहारात छप रहे हैं, आपकी प्री हाइप क्रिएट की जा रही है अखबारों में। यहाँ पे कम नहीं कर। मुफ्ती इस्माइल साहब का कल बयान था जिसपे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 या 2 अरब हम सेविंग कर लेंगे, लेकिन हमारा तो इससे ज़्यादा का नुकसान होता है। तो उनका रद्दमल आंसर ये आता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस तरह की डटाई से बात हो। एक ही इश्तिहार जो है 100 दफ़ा प्राइम टाइम में चल रहा है। कोई आप देखें, कोई सिंध से लेके तुर्की तक इश्तिहार चल रहे हैं इस वक्त। तो वो पैसा जो है वो बचाया जा सकता है, बल्कि बिल्कुल हो सकता है, किया जा सकता है। और हमें ये जो बजट है हमारा, ये 8000 अरब रुपए का बजट है, इसको काटना पड़ेगा, इसको ड्रास्टिकली कम करके अवाम के ऊपर लगाना पड़ेगा। जो ये सब यानी कि आवाम पे बजट लगाना पड़ेगा। सलमान शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। जी अमीर, बताइएगा कि पीटीआई का 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है हुकूमत ने सिर्फ 1 हफ्ते में। पीटीआई ने पूरे 3 साल में 58 रुपए बढ़ाए थे पेट्रोल पे और इन्होंने 1 हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा कर दिया। क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? क्या करना क्या चाह रही है आवाम के साथ? जिस नारे के साथ आए थे उसका तो ऑपोजिट ही हो रहा है। बिल्कुल जूते मारना चाह रही है और क्या करना चाह रही है जी? और मारे जूते, इनको जूते मारना चाहती है ना। और मैं लोगों को आम आवाम के सामने बात कर, बिल्कुल यही कर रही है। आवाम क्या करे, आप बताएं अमीर अब्बास साहब क्या करें? ऊपर से आप देखें कि मुफ्ती इस्माइल साहब किस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अगर हम अपनी तनख्वाहों में से कुछ पैसे कमी बेशी कर भी लेते हैं या गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसको कम भी कर लेते हैं तो भी हम सिर्फ 2 अरब बचा सकेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो भाई फिर सवाल ये है कि फिर आप जो 3.5 साल जब इमरान खान के दौर में महंगाई होती थी, कहें डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद है, जब उस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी, बिजली की कीमत बढ़ती थी, आटा चीनी की कीमत बढ़ती थी, तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठते थे? ये इतने मोटे मोटे आंसू क्यों आते थे? ये लोगों के सामने सरकारी और ड्रामा क्यों करते थे कि जी मुल्क लुट गया, मुल्क बर्बाद हो गया, इमरान खान इकट्ठे हुए, इमरान खान को नहीं हटाएंगे। तो मान लिया हट गया इमरान खान, आपके पास भी तो कोई और हिकमत नहीं है ना। आप भी तो वही कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा था। तो फिर आपका आना वो कैसे लेजिटिमेट होगा? आपका आना तो इलेजिटिमेट हो गया। आपके पास तो कोई और सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप इमरान खान को निकाल के इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन लेकर आते, कुछ बेहतरी करते, के पास को बहुत जबरदस्त वो मिरेकल होता दिखाने के लिए, बिल्कुल आपकी मौशी टीम के पास, तो फिर तो ठीक है, समझ में आता है आप इमरान खान को एक बार छोड़ के 100 बार निकाल दें। लेकिन आप वही तर्ज हुक्मरानी आप गवर्नेंस से उठा के देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर से उठा के देख लें, आप महंगाई से उठा के देख लें, आप लेजिस्लेशन उठा के देख लेंगे। यानी जो लेजिस्लेशन शर्मनाक किस्म की पाकिस्तान की पार्लियामेंट से हो रही है, फिर ये कहते हैं जी हमारी पार्लियामेंट देते हैं, हमारी पार्लियामेंट को गालियां देते हैं, पार्लियामेंट का वकार क्या है। पार्लियामेंट से जिस किस्म की नैब तरमीम आप मंजूर करवा रहे हैं, उसके बाद इस पार्लियामेंट को कोई इज्जत देगा? ये पार्लियामेंट है, अच्छा, क्या मुझे ये बताइए कि मैं आप दोनों से ही सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बताएं, आप लोगों को लगता है कि क्या हम वाकई श्रीलंका बनने जा रहे हैं या अनकरीब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी हम बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, हम श्रीलंका बन सकते हैं? देखिए, बैंकरप्सी के ऊपर तो बहुत सारी बातें चल रही हैं पिछले 3-4 हफ्तों से, और डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। कई इकोनॉमिस्ट हैं जो ये इंडिकेशन दे चुके हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो
बैंकरप्सी वाले हो रहे हैं। सलमान शाह साहब का क्या कहना है इस बारे में? सलमान शाह साहब आपसे पूछ रही हूँ, बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या हम वाकई श्रीलंका बनने की नहज पे पहुंच चुके हैं या हम बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ इसको अनाउंस नहीं कर रहे? नहीं, आई थिंक उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ये समझने की है कि क्योंकि हमारे बैरून मुल्क कर्जे बहुत ज़्यादा हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, हमें IMF प्रोग्राम आज चाहिए। लेकिन मिफ्ताह साहब ने कहा है कि जून के बाद IMF प्रोग्राम शायद बहाल हो, तो ये अनसर्टनिटी चलती रहेगी। जब तक हम IMF प्रोग्राम नहीं करते उस वक्त तक ये हमारी पोजीशन डिफ़ॉल्ट की बरकरार रहती है। इसलिए हमें ये समझना कि हम बिल्कुल महफूज हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल अभी वो सिचुएशन नहीं पहुंची कि हम श्रीलंका वाली हालत में सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का, साहब का भी, सलमान शाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं आई है लेकिन हम उस तरफ तो जा ही रहे हैं जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली भी निकाली है, पुरअमन एहतजाज का भी उन्होंने अनाउंस किया है, कॉल दी है। एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक है, अब तो वाकई हमारा हक है। जिस तरह से आवाम के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं ये वाकई हमारा हक है। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक की तरफ जाने बढ़ते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक हमारे एक प्राउड मोमेंट की, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हम में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और इस टैलेंट के झंडे हम दुनिया भर में गाड़ते हैं, हम सब्ज़ हलाली परचम लहराते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ की, जिसमें पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने फाइनल में तो वो नहीं पहुंच सके लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इनाम बट हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, कैसा लगा उनको। जी इनाम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इनाम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब ये बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल, क्योंकि जब आप सामने वाले से फाइट करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता, उसकी ताकत का इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप फाइट करते हैं और फिर अपना 100% देना, तो ये पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का खास करम रहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने बड़े मेडल से नवाजा। पूरी दुनिया में 3rd पोजीशन हमने हासिल की है, तो सफ़र बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं यहाँ से गया तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद था कि मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतूंगा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारा कैंप लगाया हुआ था लाहौर में और यहाँ पर हम ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर गया तो एक ही अज़म था कि पाकिस्तान का परचम लहराना है, पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है, और इसके लिए फिर मुझे 5 कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों में मैंने यके बाद दीगरे, सबसे पहले मैंने तुर्की के पहलवान को हराया, फिर मैंने अज़रबैजान के पहलवान को हराया, फिर मैंने USA के पहलवान को हराया, और उसके बाद मेरा बहुत टफ मुकाबला हुआ जो कि चैंपियन थे अज़रबैजान के, तो उनसे भी मैं जीत रहा था, लेकिन एक थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया जिसमें बराबर के पॉइंट थे, तो रेफरी ने उनको विनर करार दिया। तो इसके बाद फिर मेरी जो ब्रॉन्ज मेडल की फाइट है उसमें मैंने जो तुर्की में क्योंकि मुकाबले थे, तो जो लोकल हरीफ था तुर्की का पहलवान, वो वहाँ का बहुत बड़ा चैंपियन भी था। अच्छा। तो तुर्की के पहलवान को हराया और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, और उनके होम ग्राउंड पर जाकर खेलना और उस पहलवान को हराना, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इनाम, मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा टफ टाइम आपको किस पहलवान ने दिया? देखिए, जब हम वर्ल्ड चैंपियन की बात करते हैं तो तमाम खिलाड़ी पूरी दुनिया से क्योंकि आते हैं, तो वो तमाम के तमाम इस लेवल के होते हैं कि आप किसी भी मुकाबले को हल्का नहीं ले सकते। और स्पेशली जब आप वर्ल्ड लेवल पर खेल रहे होते हैं तो इसमें नॉकआउट सिस्टम होता है। आप अगर एक मैच भी हार जाएं तो आप अगर निचले लेवल पर हारेंगे तो आप बिल्कुल आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये है कि लेकिन जो थे जो पहलवान जॉर्जिया के थे, और जो ब्रॉन्ज मेडल फाइट थी स्पेशली क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, फिर होम ग्राउंड के फेवरेट भी थे,
तो तुर्की के पहलवान को हराना सबसे टफ मुकाबला था, क्योंकि तुर्की पूरी दुनिया में पहलवानी के नाम से जाना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तस्मीन पर उसको हराया, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आपने होम ग्राउंड में वहाँ पे जाके उनको हराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्रेशर भी होता है ना आप पे कि आप वहाँ के होम ग्राउंड में, वहाँ के लोग सपोर्टर्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ के नहीं होते, आपके इतने सपोर्टर्स नहीं होते। खैर बहरहाल, अच्छा मुझे बताइए आपके इसमें आप कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिस में और एक्सरसाइज में अपनी, क्योंकि डेफिनेटली रेसलिंग एक बहुत डिफिकल्ट शोबा है, एक प्रोफेशन है कि आपको मुस्तकिल अपनी बॉडी को इतना फिट और मेंटेन रखना होता है कि आप किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहें। तो कितना टाइम देते हैं आप? ये देखिए जी कि डेली बेसिस पे जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे हमारे रेसलिंग में लगते हैं। बल्कि रेसलिंग तो एक मैं कहूँगा कि लाइफस्टाइल है। आपने पूरा जो दिन है आपने रेसलिंग के मुताबिक खाना है, रेसलिंग के मुताबिक सोना है। तो अगर आपका रेस्ट पूरा नहीं होगा तो फिर भी आप नहीं खेल सकते, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तो फिर भी आप नहीं खेल सकते। तो एक पूरा लाइफस्टाइल है। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस सेशन है वो सुबह फजर के साथ शुरू हो जाता है। फजर की नमाज पढ़ के तो हमारा 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें हम रनिंग करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं अपने स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद हमारा 2 घंटे का रेस्ट आता है। फिर 2 घंटे का सेशन हमारा 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक होता है, जिसमें हम अपनी टेक्निकल चीज़ों पर काम करते हैं, अपनी कुश्ती के दाव पेच पर काम करते हैं। सही, अपने जो एंगल्स आपके हैं, आपके किस तरह से आपके दाव पेच होते हैं, एक बहुत ही टफ चीज़ें होती हैं, किस तरह से आपने अगले पहलवान को पछाड़ना है। अच्छा ना, मुझे ये बताइएगा कि रुस्तम जमा का टाइटल भी आपने अभी पिछले कुछ दिनों में विन किया है, अपने नाम किया है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान की तरफ से 10-12 साल हो गए इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा हूँ और रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मैंने तमाम पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े पहलवान हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर किया और रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीता, शेर पाकिस्तान का टाइटल जीता। और लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला था, वर्ल्ड चैंपियन रुस्तम जमा ही होता है, तो उसमें भी मैंने तमाम खिलाड़ियों को हरा कर तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए रुस्तम जमा वाला टाइटल भी विन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता और सदर पाकिस्तान ने मुझे इन तमाम इन मेरे मुकाबलों की जीत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। चलें जी, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आजकल रेसलिंग का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पहलवानी के शोबे में बहुत ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन हैं बॉडी बिल्डिंग में और इस तरह से रेसलिंग के शोबे में। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फील्ड कितनी अच्छी है, कितनी कामयाबियाँ हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम इसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो हमें इस फील्ड पर आने के बाद सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये इदारे हमें सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टॉप सिटी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस तमाम इवेंट पे थ्रू आउट मेरी हेल्प की और आने वाले जो इवेंट है वहाँ पर भी वो मेरी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन इदारों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपको हर टाइम सपोर्ट करते हैं। और जो आने वाले बच्चे हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ पर जब दिल लगाकर एफर्ट करते हैं, जब आपको संभालने वाले लोग मिल जाते हैं, जब आपको सपोर्टिंग लोग मिल जाते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। थैंक यू, हमें अपना टाइम दिया। ये बात बिल्कुल हकीकत है, कहते हैं ना कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो तो ज़रूर उसमें आपको कामयाबी आती है। और उस पर सोने पे सुहागा तब होता है जब आपको सपोर्टर्स मिल जाए, आपको एक प्रॉपर अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, तो डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चूमती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो एक निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग को पूरी इमारत को डैमेज कर दिया है उसने, और जितने भी उसकी 13 मंजिल इमारत थी उस पर बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए हैं और आग पे अब तक काबू नहीं पाया जा चुका है, और बल्कि अब तक आग लगी हुई भी है उसमें, अभी कितनी और 3rd डिग्री की इसको आग करार दे दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके सर से छत छीन गई है। 2 दिन में या 1 दिन में आप कहें एक आग लगने से, एक हल्की सी कोताही से लोग बेचारे सड़कों पे आ गए हैं। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक इंसान लगाता है, एक शख्स लगाता है अपना घर बनाने में, अपने सर पे एक छत बनाने में, और यकदम जब आपके सर से वो छत छिन जाए तो क्या महसूस होता है, कैसा फील होता है आपको? ये बहुत एक तकलीफ दे अमल है, हम इस बारे में बात करेंगे। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है आग लग गई, लेकिन आग वक्त पे बुझाई क्यों नहीं जा सकी? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से मोहम्मद इमरान ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, दुनिया बोल है में आप आए। इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हम एकदम या बर वक्त हम आग पे काबू नहीं पा सके? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर
बहुत छोटी उम्र में स्कूल से सिखाया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ होता है। हमारे अगर आप पकड़ किसी 10 बंदों से पूछेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ होता है तो उसमें आपको 99% लोग कहेंगे हमें नहीं पता कैसे यूज़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, शऊर नहीं है। सबसे अहम बात ये आपको समझना चाहिए कि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या बहुत बड़ी आग को बचा सकता है। जो भी आग लगती है मुझे छोटी सी होती है। बुक्स ये कहती हैं कि अगर आग लगी विदिन 30 सेकंड बुझा ली जाए तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जितनी भी जगह हमने पहले भी देखा है कि अगर सही टाइम पे फायर फाइटिंग हो जाए, आग रुक जाए, आग नहीं बढ़ती। अब यहाँ तो एक बड़ा मसला ये है कि लोगों को चलाना नहीं आता। सेकंड मसला लोग उसको अवेयर नहीं है, तीसरा लोग रखते ही नहीं है, और कहीं लगा भी तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता। हम जब मैं यूके से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ तो हमने जब आए थे तो बताया कि हम हर बिल्डिंग में घुसते तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को नज़र रखते थे कि हाँ यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, तो हम आइडेंटिफाई करते थे। हमारे यहाँ एग्जैक्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपका एग्जिट कहाँ है, आपके एक्सटिंग्विशर कहाँ है, आपकी चीज़ें क्या हैं। इमरान साहब ये बात सारी आपकी सही है कि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो हम तो बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उन चीज़ों का ख्याल ही रखा नहीं जाता। लेकिन आप पाकिस्तान के दायरे में काम कर रहे हैं, यहाँ की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं ना कि जी हमारी आवाम को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है या इस चीज़ की अवेयरनेस है, तो हम उस तरह से अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि हम उस चीज़ पे काबू पा सकें। तो फिर हमें आपको ही पता है, आपने जैसे खुद से कहा कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके बावजूद भी हम अपने आप को इस तरह से एक्सपर्ट ही क्यों नहीं बनाते, हम इस तरह से ट्रेन क्यों नहीं करते कि हम फ़ौरन अपनी आवाम को मद्देनजर रखते हुए आग पे काबू पा लें। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज ये इंसिडेंट देखिए कि आज आपने बताया 800-900 लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, और भी हादसा हमने देखे हैं, और हमने देखे फायर फाइटर्स के अंदर, और हमने नॉर्मल हीरोज़ जो देखे जो निकल कर आए वो इन हादसा से निकले। तो बजाय इसके हम सब उससे गुजरे, हम सीखे कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, लाना चाहिए। और अब यकीन करें हर आग बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर उसको अनकंट्रोल कर देंगे तो हो जाएगा। हम लोग बहुत सिंपल सी मिसाल कहते हैं कि आग आपका बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन है। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो खाना पका सकते हैं, अगर अनकंट्रोल हो गया तो तबाही आप देख लें, बिल्डिंगें खाली हो रही हैं, मोहल्ले खाली हो रहे हैं, इलाके खाली हो रहे हैं, मतलब थ्रेट कितनी बड़ी पहुंच गई। लेकिन मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है कि हम आग पे फौरन, क्या तीसरा दिन है, हम अभी तक काबू पा सके। 3rd डिग्री उसको करार दे दिया गया है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है, लोग बेघर हो गए। इसकी वजह मैं पूछना चाह रही हूँ कि वजह क्या है? क्या तेल जो स्टॉक किया गया था बेसमेंट में, क्या एक वजह वो है? देखिए मैं एज अ फायर प्रोटेक्शन एक्सपर्ट यूके से हूँ, मैंने पूरा एनालाइज करें तो पूरे दिन से अगर जितने कैमरास देखे वो एक ही जगह फोकस किए हैं, पूरी बिल्डिंग को नहीं दिखाया कि आग लगती चली जा रही है। अच्छा। पहले हम देखते थे 4वें फ्लोर पे आग लगी है, 7वें फ्लोर पे आग लगी है, 8वें फ्लोर पे आग लगी है, मतलब अनकंट्रोल्ड फायर है। अब लग ये रहा है क्योंकि एक एरिया है जहाँ पर डेजिग्नेटेड कोई फ्यूल ऑफ फायर पड़ा हुआ है। फ्यूल ऑफ फायर इन शेप ऑफ घी हो सकता है, इन शेप ऑफ वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो एरिया है वहीं से धुआं निकलता है, वहीं पर आग बुझा रही है, जो कि एलोकेट किया गया बेसमेंट में है। देखिए बेसमेंट में आपकी अप्रोच प्रॉब्लम है। अब अप्रोच के साथ जो बंदा जाएगा उससे पहले एग्जिट में धुआं पहुंच जाएगा, क्योंकि बुक से कहती हैं जो बेसमेंट होता है वो डेथ केज होता है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आएंगे तो धुआं आपसे पहले पहुंच चुका होगा, हॉट गैसेस और अच्छा। और ये मसला यहाँ पे यही हुआ है इमरान साहब, प्लीज़ आप इसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हमने ये सुना है और ये बात पता भी है सबको कि क्लियरली कि जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी है वहाँ के बेसमेंट में 2 दिन से ऑयल स्टॉक किया जा रहा था, खाने का तेल, कुकिंग ऑयल और घी स्टॉक किया जा रहा था, क्योंकि इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा था और बेसमेंट पे ही आग लगी है। और ये बात हम सबको पता है, और जो घर की खवातीन हैं, आम खवातीन मेरे जैसी हैं, उनको पता है कि जब हम में हल्का सा भी पानी का छींटा आ जाए या फिर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो उसमें भी हल्की सी छींट लग जाए तो आग कैसे भड़क के घर में इतना बड़ा शोला उठ जाता है। फ्राइंग पैन में, फ्राइंग पैन की एक छोटी सी मिसाल है। तो आप सोचें जब ऐसा ही हुआ है कि नीचे घी और तेल पड़ा हुआ था, आग भड़की, आपने पानी डाला बुझाने के लिए, शोले और भड़के। बिल्कुल देखिए, अगर फोकस करें जितनी भी 2-3, 2.5-3 की वीडियोस देख लें, एक डेजिग्नेट एरिया से धुआं निकल रहा है उसको बुझाया जा रहा है, डेजिग्नेट एरिया उसको बुझाया जा रहा है। देखिए उसके लिए बहुत सारी थेरेपी हैं। सबसे पहले तो फोम यूज़ किया जाता है, ऑयल के लिए फोम यूज़ किया जाता है। सेकंड हम मिसाल देते हैं, अगर आप किचन की, तो हम बोलते हैं कि किचन की तकर पे आग लगी उस पर हम फायर कर्टन डालते हैं या फायर ब्लैंकेट डालते हैं ताकि आग सरप्लस हो जाए। सही। या फिर हम सिंपल अगर आम उसमें कहूँ मैं आपको ज़बान में कि आपकी बड़ी पतीली का ढक्कन है तो सिंपल सबसे पहले आप उसको ऑक्सीजन ना मिले, आप उसको कवर कर दें। अगर ये 2.5 दिन से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह उसको कूलिंग करके बुझाया जाए तो ये कामयाब नहीं हुए, तो फौरी तौर पर चाहिए था इसको कवर करके ख़त्म करना चाहिए। कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं, फोम हो गया और मल्टीपल किस्म के केमिकल्स आते हैं। मिट्टी डाल सकते हैं उस पे। एग्जैक्टली। मैं अक्सर रेडियो पे जाता हूँ तो मुझसे इंटीरियर से औरतें फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारी आग लगी तो हम क्या करें, हमारे पास तो पानी नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ मिट्टी की बाल्टी भर के रखें। जब हमने पढ़ा था सिविल डिफेंस में पढ़ाया गया था कि शुरू में बाल्टियाँ रखी गई, मिट्टी भर के डाली जाती थी क्योंकि सरप्लस कर देती। आज भी आप पेट्रोल पंप पे जाएँ, अगर पेट्रोल गिर जाता है फटाफट जो पेट्रोल पंप वाला होगा मिट्टी डाल के उसको लेवल करता है ताकि जो इसकी जो चीज़ें कवर्ड हो जाए। क्योंकि आपके स्पिल कवर करने का सिंपल सा तरीका ये है कि उसको अंदर से ऑक्सीजन सरप्लस की जाए। तो इसकी सोल्यूशन ही ये है कि इसको आपने सरप्लस करना है, मिट्टी डाल दें, बेस्ट चीज़ है, फोम डाल दें,
उसको कवर्ड करे। और बहुत से टेक्निक मौजूद हैं। अब देखिए वहाँ पे आपकी आर्मी वाले पहुँचे हुए हैं, नेवी वाले पहुँचे हुए हैं, लोकल फैब्रिकेट पहुँचे हुए हैं, बाकी भी जो उन लोगों को कॉपर करें। लेकिन सोल्यूशन ये है कि आपको इस वक्त सरप्लस करना है, उसमें से ऑक्सीजन डिस्कार्ड करनी, तो जिस कंट्रोल लगी रही बात, एक सवाल यूज़ हो रहा है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, देखा जाएगा। देखिए एक इसका ऐसे मैं फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर को बताऊँ कि आप जब तक क्या आग ख़त्म नहीं, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि आप समझें कि क्या पोजीशन है। अगर बिल्डिंग के चारों पिलर जो हैं डैमेज हो रहे होते हैं, मैं कहता हूँ हाँ भी बहुत सीवियर कंडीशन है। लेकिन अब सिचुएशन ये कि वो किस जगह पे है, क्या वो जो है खाली छत उसने डैमेज की, तो छत के ऊपर तो पार्किंग है, 2 फ्लोर चलो रिपेयर हो जाएंगे, क्या कोई पिलर डैमेज हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है पिलर की, क्या हमारा जो इसका टेक्निकली तो फिर आपको देखना पड़ेगा जब आग बुझ जाएगी। आप ऐसे आवाज़ नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ कराची हमारा इतना बड़ा शहर है, कुछ कहीं तो बाहर हम देखेंगे तो कहीं तो ममालिक इतने बड़े बड़े होते हैं, जितना बड़ा हमारा कराची एक शहर है। तो क्या हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर अमले की कमी है, जितना होना चाहिए उतना है नहीं हमारे पास? वी आर वेरी लकी। मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल के अंदर हमारे पास 55 फायर टेंडर्स है जो कि बहुत अच्छे डिवाइड हुए। अच्छे डिवाइड का मतलब ये है कि हमने जहाँ खतरा ज़्यादा था, जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज थी, हमने करंगी इंडस्ट्री को दो फायर ब्रिगेड दी, साइड इंडस्ट्री को 2 फायर ब्रिगेड दी, सब पूरी डिस्ट्रीब्यूट की कराची के अंदर। करंगी की फैक्ट्री में भी आग लगी है। मैं आपको बताऊँ पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट की और बहुत अच्छी मैनेज की। हमारे पास काफ़ी अरसे से गैप था लेकिन कवर हुआ, लेकिन बेस्ट नहीं है, मज़ीद ऑर्डर हो रहे हैं, मज़ीद चीज़ें आ रही हैं। देखिए हमारी एक्सपेंशन हो रही है बहुत, हमारे पास हैजर्ड बढ़ रहा है। जहाँ आज एक प्लॉट के अंदर 100 बंदे रहते थे, वहीं पर आज आप 800 बंदे आपने रखे हुए हैं, तो उसके अंदर हैजर्ड भी बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही है। सबसे अहम चीज़ जो देखिए सबसे अहम चीज़ पूरी दुनिया के अंदर जो हम सिखाए जाते हैं कि नॉन कंबस्टेबल चीज़ को पसंद किया जाता है। और हमारी आजकल ब्यूटिफिकेशन का इतना क्रेज़ है क्योंकि नया सब चीज़ें आई हुई हैं, तो हर चीज़ आर्टिफिशियली गई हुई है। आर्टिफिशियल प्लास्टिक की चीज़ें हाईली फ्लेमेबल होती हैं। अगर मैं फोम को आग लगा दूँ, आप समझें कि उसमें 100 बंदे मर सकते हैं एक छोटे से फोम की आग से, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है। तो आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो औरतें घर में हैं, जो है कोशिश ये करें कि नॉन कंबस्टेबल चीज़ हो गई, ऐसे किचन के अंदर आपका फायर ब्लैंकेट होना चाहिए ताकि आग लगे उसको कवर कर सकें। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, नॉर्मल कहा जाता है अगर तौलिए भी गीला करके आप डाल देंगे तो वो आग बुझ जाती है। आग बुझ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मच इमरान साहब, आपने हमें बताया। मैं एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगी हमारी घर की ख़वातीन को। जैसे अक्सर घर में कहते हैं फ्राइंग पैन में आप कुछ पका रहे होते हैं तो आग भड़क जाती, तो बराए मेहरबानी उस वक्त छोड़ के किचन ना भागें, क्योंकि समझें आप अपने पूरे घर की जिंदगियों को रिस्क पे लगा रहे हैं, पूरे घर को रिस्क पे लगा रहे हैं। आपके पास घर में कोई भी बड़ा सा कोई अगर स्टील का पतीला है या आटा गूंदने का कूंटा जैसे हम कहते हैं सबसे बड़ा हमारे घर में होता है, जो चीज़ भी जहाँ पे आग लगी उससे बड़े साइज़ की है आप उसको कवर कर दें उससे, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले, चूल्हा बंद कर दें। इससे क्या होगा कि इससे आग सबसे पहले बुझ जाएगी और उसके बाद फिर आप एनालाइज करें सिचुएशन क्या है। घबराएं नहीं, आप इस चीज़ को फेस करें और सबसे पहले आग को काबू पाना शुरू करिए। और इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ है, आपसे मिल कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत हमारे पास शो में है मजीद आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी हमारे अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को। हमसे बिछड़े आज 6 बरस हो चुके हैं। अपने बॉक्सिंग करियर के उरूज पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद वो एक लेजेंड बॉक्सर हैं। मोहम्मद अली ने 1964, 1974 और 1978 में आलमी चैम्पियनशिप का एजाज़ भी अपने नाम किया था। वो एक बॉक्सर ही नहीं थे बल्कि एक अजीम इंसान भी थे, एक अजीम सोशल वर्कर थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि वियतनाम में जो जंग हुई थी और जब अमेरिकन ने जंग के लिए कहा था तो उन्होंने उस पर एहतजाज किया था और इसकी वजह से उनको जेल तक भी जाना पड़ा था। मोहम्मद अली एक अजीम बॉक्सर, एक अजीम इंसान और इस तरह के टैलेंट बहुत कम ही मिलते हैं। हमें इस तरह के लेजेंड्स बहुत कम पैदा होते हैं और जब होते हैं तो वो हमेशा एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं हमारे ऊपर। और इससे रिलेटेड एक बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं एक लेजेंड की, एक टैलेंट की, तो आपको मिलवाना चाहूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से जिन्होंने आज कल सिंगिंग, मैं कहूँगी सिंगिंग या फिर मैं कहूँगी कलाम, जिस तरह से उन्होंने पेश किया। टर्की में एक कंपटीशन हुआ था जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम है, बहुत चर्चे हैं इसके, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक कंपटीशन हुआ था IC स्टार टैलेंट कंपटीशन, जहाँ पे सब लोगों ने हम
नात और सुफियाना कलाम पेश किए थे और वहाँ पे जिब्रान राहील ने ये अवार्ड अपने नाम करवाया था और उन्होंने इस तरह से एक सुफियाना कलाम पेश किया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे वहाँ पे और जजेस ने खुद पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था टर्की में। और आप हमारे साथ हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कुछ सुने ना? अगर आप हमें कोई सुफियाना कलाम अपना ख़ास आप जिस पे आपने अवार्ड विन किया, वहाँ पे अल्लाह आपने पढ़ा था ना, वहाँ पे जिस पे आपको इनाम मिला आखिरी फिनाले में 4 कलाम पढ़े थे आपने, उसमें से कोई एक जो भी आप चाहें अगर हमें सुना दें हमारे व्यूवर्स को भी, तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। श्योर मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ, प्लीज। ये बिस्मिल्लाह है, मैं आपको ये सुनाता हूँ। बिल्कुल। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई, हो अल्लाह अल्लाह नेमतें नाजिल हुई, मरती ख्वाहिश पल गई, तेरी मिल जाए पनाह, हाँ तेरी मिल जाए पनाह, मेरे कहने से बस बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म लिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जिब्रान, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ अल्फाज का चुनाव आपने बहुत इस तरह से ख़ास तौर पे किया कि सबको समझ में आता है और जब ये एक समा बांधता है, एक माहौल बन जाता है, फिर आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनीवेज थैंक यू सो मच जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आप आगे खूब तरक्की करें और कामयाबी आपको मिले एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है इस तरह के जब हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर ममालिक में जाके अपना हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तानी सब्ज परचम लहराते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली एक ना एक प्राइड मोमेंट आ जाता है आपके अंदर। आप फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी और ये हमारे मुल्क के हैं। खैर बाहर अगर आगे हम बढ़ें और बात करें पाकिस्तान की, तो एक थोड़ी सी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जहाँ पे इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है, वहाँ पे थोड़ी सी एक सैड एक सिचुएशंस भी हमारे यहाँ होती हैं कि अगर हम बात करें इस वक्त, तो पाकिस्तान का इरादोशुमार जो है अब उन ममालिक में होता है जहाँ आबादी का अगर हम कहें 10% से ज़ायद हिस्सा जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। लेकिन ये इरादोशुमार सिर्फ पेपर पे है, अगर पेपर्स की हम बात करें, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो 10% से कहीं ज़्यादा बड़ी आबादी जो है वो रोज़ाना के मैं कहूँगी कि 2 वक्त का खाना भी जो है उनसे ही महरूम है, उनको मुश्किल से मिलता है। और इस वक्त दुनिया में मॉडर्न फार्मिंग का निज़ाम तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से मकबूल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ हमें इस काम को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, वहाँ हम बहुत ताख़ीर का शिकार हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, शहरियार ब्रोही साहब, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं? वालेकुम सलाम जी। वेलकम। डेफिनेटली मैं फार्मर हूँ जी। आप मुझे बताइए ब्रोही साहब कि आपने टनल फार्मिंग पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप इस पे मज़ीद से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपनी, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारी आवाम को बताएं कि टनल फार्मिंग क्या है और इस पर आप काम कैसे कर रहे हैं। देखिए जी, टनल फार्मिंग एक अदद फार्मिंग का तरीका है जिसमें जो है आप ऑन सीज़न एंड ऑफ सीज़न फार्मिंग करते हैं सब्जियों की। ठीक है जी। अब होता ये है कि जब सीज़न ख़त्म होता है तो हमारे पास सब्जियों के रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब लेट्स और फिर गवर्नमेंट जो है फिर बाहर से गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज रेट्स बहुत ज़्यादा हाई, सप्लाई डिमांड का चक्कर हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सीज़न जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टमाटर जैसे एक सर्टन हर सब्ज़ी जो है ना उसको एक सर्टन टेम्परेचर चाहिए। ठीक है जी, एक सर्टन टेम्परेचर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, राइप होने के लिए, एक सर्टन उसमें टेस्ट लाने के लिए। ठीक है जी। सो टनल फार्मिंग में बेसिकली जो है आप जिस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल एक 25 डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए, आप उसको एक ऐसे 35 डिग्रीज
आउटसाइड टेम्परेचर में जो है ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप टेम्परेचर टनल का क्रिएट कर लिया। अब टनल्स 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं जी लो टनल्स, ठीक है जी, वो छोटे से होते हैं, ठीक है जी, उसमें ग्रोथ भी कुछ चीज़ों की कम होती है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। देन देयर आर वॉक इन टनल्स। वॉक इन टनल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर डी शेप्ड, सेमी सर्कल टाइप होते हैं और मेटल के पाइप से बनते हैं या लकड़ियों के बांस वगैरह इस तरह अपना करके लोग बनाते हैं। फिर आते हैं हाई टनल्स। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई टनल्स में, क्योंकि उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, उसमें जो है वो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। टनल फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कामयाब जो सब्ज़ी है वो है खीरा, ठीक है जी, जी एग्जैक्टली। उसके बाद आता है टोमेटो, ठीक है जी, करेला, जितनी भी बेल वाले पौधे हैं ना टनल फार्मिंग में जो है ना वॉक इन एंड हाई टनल्स में जो है ना तोरई वगैरह ये भी आ जाती है, डेफिनेटली तोरई भी आ जाती है, ठीक है जी। तो उसी तरह जो है ना वो, क्योंकि आप बेल वर्टिकल फार्मिंग होती है बेसिकली, रादर देन ये कि आप ज़मीन पे फैलाएं, आप उसको आप जो है ना वेजिनेट लगाकर आप ऊपर करते हैं और जब वो बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंच जाती है आप फिर वहाँ से दूसरे साइड से नीचे गिरा दें, ठीक है जी। तो इस तरह करके वो पूरा एक जाल बन जाता है सारा का सारा इसमें। तो उसमें जो है ना आपकी प्रोडक्शन जो है ना आपकी सब्जियों की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर आप खीरे का एग्जांपल ले लें तो खीरा जो है आपको ऑलमोस्ट जो है वो 100,000 kgs जो है ना आपको 1 एकड़ में से देता है। 1 एकड़ में से? जी एग्जैक्टली। फिर उसके बाद भी वजह क्या है कि हमारे यहाँ सब्जियाँ इतनी महंगी होती चली जाती हैं कि हम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? टमाटर के रेट्स देख लें ना आप, 30 रुपये पाव चल रहा है, 60 रुपये किलो चल रहा है, अभी बकरा ईद आएगी और मजीद महंगा हो जाएगा। अगेन सप्लाई एंड डिमांड। फार्मर अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है जी, तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मिडलमैन डेफिनेटली उस पर सारी बात है, आप जो है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, दैन मिडलमैन का भी अपना कमीशन होता है, फिर मिडलमैन उसको ऑक्शन करता है, जिस तरह वो ऑक्शन में चीज़ बिकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर मैंने अगर ऑक्शन में 4,000 रुपीज़ पर 40 kgs अगर फॉर एग्जांपल मैंने ली है, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली मैं उसको प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, बिकॉज़ मैं एक दूसरे इलाके से आया हूं। डेफिनेटली फिर आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, एग्जैक्टली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो उसमें भी इजाफा होगा। बीच में मिडलमैन फॉर एग्जांपल जब माइनस होगा या वो मिनिमम अपने हिसाब से लेगा पैसे, तो फिर उसके बाद जो है ना चीज़ें बहुत चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं लोकल। अब गवर्नमेंट जब इंपोर्ट कर देती है तो फिर यहाँ के फार्मर्स की वो हो जाती है। मेरे खुद के साथ ये हो चुका है। अच्छा जी। आप भी यानी कि आवाम के साथ उसके हुकूमत सताए हुए लोगों में से सताए हुए आप नहीं कह सकते, लेकिन अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट भी जारी बात है वो ऑन होल एक कम्युनिटी, सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी को नहीं देख रही होती है, पूरा कंट्री को देख रही होती है, ठीक है जी, वो उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। सो इसके लिए बेस्ट जो मैं समझता हूँ और जिसमें जो मैं खुद प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, टनल फार्मिंग की अपनी जो भी मैं सब्जियाँ उगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मिर्ची हो गई, टोमेटो हो गया, ठीक है जी, मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं। मैं जो है इससे आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। शेरीज के नाम से मेरा ब्रांड है, ब्रोई फार्म्स मेरी कंपनी है, सही, ठीक है जी, और इसी के नाम से मैं ऑनलाइन ये चीज़ें जो है ना होम शेफ्स के थ्रू बना रहा हूँ एंड आई एम सेलिंग दीज। और आप अपनी मजीद प्रोडक्ट भी इसी से जी एग्जैक्टली। मैंने लास्ट ईयर 2020 में जब लोकस्ट अटैक हुआ था, इट ऑल हैपेंड लाइक दैट, 2020 में जब लोकस्ट अटैक हुआ था तो मेरा मिर्ची की मेरी प्रोडक्ट 75% ख़राब हो गई थी। कैसे? लोकस्ट अटैक जो हुआ था जिसकी वजह से जो है लोकस्ट अटैक जो उसकी वजह से पूरी मिर्ची खराब हो गई। जी 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 वो खा गया था। हाँ। अब वो जितनी 25-30% मिर्ची बची, मैंने कहा अगर मैं उसको डायरेक्टली सेल करता मार्केट में खर्चा नहीं निकलता मेरा, तो इंस्टेड उसको मैंने रेड होने दिया। उसके बाद रेड होके उसको प्लग किया, वहाँ से हाइजीनिकली ड्राई किया, अपना ग्राइंडर लिए, लाल मिर्च का पाउडर एंड फ्लेक्स। आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट एक्चुअली इन 2020। तो आपने उसका लाल मिर्च का पाउडर बना लिया? जी, पाउडर एंड फ्लेक्स उसके सेल किए, ठीक है जी, चिली फ्लेक्स। अब जब वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी कि यार ये तो इट्स वर्किंग आउट, तो फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज भी लगाई हुई थी, आई वाज सेलिंग स्ट्रॉबेरीज। फिर होता ये था कि ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम माई लैंड्स आर इन नवाबशाह, ठीक है जी, तो यहाँ से 5 घंटे का डिस्टेंस है। नाउ स्ट्रॉबेरी इज़ अ वेरी वेरी फ्रेजाइल फ्रूट, ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना अक्सर ख़राब हो जाता है। एंड सिंस फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा टीथिंग इश्यूज थे, तो स्ट्रॉबेरीज हम कराची में रिटेल भी कर रहे थे डायरेक्टली कस्टमर्स को। उसके अलावा जो है वो मैंने कहा कि यार जो थोड़ी भी, अब जारी बात है लोग अगर एक प्रीमियम साइज, एक बड़ी साइज की एक प्रीमियम स्ट्रॉबेरी थी मेरी, अब लेकिन थोड़ी सी भी स्ट्रॉबेरी अगर थोड़ी सी भी ओवर राइप है, थोड़ी सी भी खराब होती है तो लोग बोलते हैं ये खराब है, नहीं लेते, तो इंस्टेड वो खराब नहीं होती, बेसिकली वो कुछ भी ओवर राइप होती है, थोड़ा एक साइड से छिलका वगैरह होता है, उसको धोकर साफ करके हमने उसका जैम्स बनाना शुरू कर दिए। फ्रूट कंजर्व बेसिकली, नॉट जैम्स एक्चुअली, फ्रूट कंजर्व जो डिजर्ट्स पे भी यूज होता है, एज अ जैम भी यूज होता है। सही, उसमें तो हमने उसमें आप यूज कर लेते हैं। ये आप सब्स्टिट्यूट की तरफ जा सकते हैं अगर ज्यादा देन कि अगर आप सब्जी आपकी खराब हो गई, राइप हो गई, तो उसको जाया करने से बेहतर है कि आप उसके एग्जैक्टली जस्ट लाइक टोमेटो में हम पिज्जा एंड पास्ता सॉस में आगे बिकॉज रेट इतने गिरे हुए थे
तो मतलब जो था वो मार्केट में सेल करना इट वाज नॉट मेकिंग अ बिजनेस सेंस। तो इंस्टेड थ्रू होम शेफ्स आई गॉट आपका पिज्जा पास्ता सॉस, ओके, ठीक तो है उसी जी, में आपने चीज़ों स्टैंडर्ड को टोमेटोज इन utilize ऑलिव कर ऑयल, लिया, सही। फिर चिलीज से हमने चिली ऑयल निकाला, इनिशियली 4-5 प्रोडक्ट्स जो थी वो मोरिंगा भी आपने उसका फिर मोरिंगा भी वो है, किनोआ भी है, इस तरह। थैंक यू सो मच ब्रोही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि टनल फार्मिंग किस तरह से हो सकती है और किस तरह से आप कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो सब्जियां राइप हो जाती हैं, हल्की सी ओवर राइप हो जाती हैं। बहरहाल इसके साथ ही आपको एक वीडियो दिखाते हैं, एक वीडियो भी हमारे पास है, तो आइए मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाते हैं कि वीडियो क्या है। बेसिकली कि चोर के घर में चोरी की मिसाल तो सुनी है हमने, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में गाजी रोड पर एक चोरी की नीयत से आए चोर पर खुद ही जो है वो खुद ही लुट गए, चोर साहब खुद ही लुट गए। सीसीटीवी की फुटेज आप देख सकते हैं, ये चोरी के इरादे से चोर आए थे और आखिर में ये खुद ही लुट गए, इनको भारी पड़ गया चोरी करना। जी आप ये देख सकते हैं, पहले शख्स ने चोर की बाइक की चाबी निकाल कर अच्छा उसको भाग गया। ये 2 लड़के थे, बाइक की चाबी निकाल के भागे और पहला चोर उस लड़के को पकड़ने के लिए जाता है तो इतने में लूटने वाला दूसरा शख्स अपना कीमती सामान चोर के हाथों से छीनकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। ये भी एक बहुत क्विक रिस्पांस है, वेरी गुड, क्या बात है जी कि आपने एक कहते हैं ना अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है कि जब चोर आपके पास लूटने के लिए आया तो आप उसकी पहले वाला जो शख्स था, 2 लड़के थे, आप देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पे कि पहले शख्स ने बाइक की चाबी निकाली, वो भागा, जब चोर उसके पीछे भागा तो बाकी दूसरा जो के हाथ में सामान था, दूसरे लड़के के हाथ में, वो अपना कीमती सामान चोर के हाथ से लेके भी भाग गया। क्या बात है, चालाकी कभी कभी काम आ जाती है, कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। वैसे इस तरह करना नहीं चाहिए, अगर उसके हाथ में असला हो तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। खैर इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम टनल फार्मिंग कर सकते हैं या फिर हम कहें कि जिस तरह सब्जियां महंगी हो रही हैं हम किस तरह से सब्जियां खुद से उगा सकते हैं घर में, क्योंकि ज़रूरी हो गया है कि जिस तरह से महंगाई उरूज पे जा रही है, आसमान से बातें कर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर बढ़ रही हैं, सब्जियां मज़ीद महंगी होंगी, बकरा ईद आ रही है, मज़ीद महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि सब्जियां घरों में खुद उगाएं। एक तो होता ही है कि बेसिकली आजकल हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी जाए तो आपको कंफर्म होगा कि भाई ये केमिकल से चीज़ें नहीं बन रही हैं या केमिकल वाली सब्जियाँ ना खाएँ, या इस तरह की सब्जियाँ खाने से भी आपकी सेहत पर भी नुकसान होता है, क्योंकि आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी टाइप्स पे, काफ़ी चीज़ों में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी अगर किसी चीज़ की आपको पर्टिकुलर एलर्जी है या किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक का रुझान इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। पहले बीच में एक दौर आया था जब लोग केमिकल की तरफ आ रहे थे, जी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, फास्ट करना है, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब कहा कि नहीं जी केमिकल से है नुकसान भी बहुत होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, हमारे खाने पीने की अशिया की अगर हम बात करें तो वो भी अगर केमिकल उसमें है तो वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ऑर्गेनिक की हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम मजारी साहब, उनसे मजीद बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी नजम मजारी साहब, वेलकम टू द शो दुनिया बोल है। अच्छा ये बताइएगा, दुनिया दोबारा से जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ रुझान कर रही है, लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम अपने नॉर्मल स्किन रूटीन की बात करें या अपने बालों की बात करें, अपनी सेहत की ग़िज़ा की बात करें, तो उसमें ऑर्गेनिक कितना अहम रोल प्ले करती है? जी सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए जी ऑर्गेनिक ही हमारा पास्ट था, ऑर्गेनिक ही हमारा इस वक्त प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक ही हमारा फ्यूचर है। तो शुरू से ही हमारे लाइफस्टाइल का जो है ऑर्गेनिक हिस्सा रहा है और ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें। एक तो देखें जी ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये केमिकल फ्री होता है, तो इससे आपके मुल्क को भी फ़ायदा है, आपकी ज़मीन को भी फ़ायदा है, आपके जिस्म को भी इसका फ़ायदा है। अब ज़मीन कैसे फ़ायदा है? ज़मीन का ऐसे फ़ायदा है
जब आप केमिकल खादें इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जो ज़मीन है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल खाद करने से वो जो फसलें होती हैं, अभी तो आपको क्रॉप मिल रही है, एक टाइम आएगा कि 100 साल बाद, 150 साल बाद या 200 साल के बाद वो ज़मीन जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन के काबिल नहीं रहती। अब दूसरी तरफ आ जाए मुल्क का, कि मुल्क को कैसे फ़ायदा होता है। मुल्क को ऐसे फ़ायदा होता है जब आप ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो आपके मुल्क का किसान खुशहाल होता है। जब किसान होता है तो इकॉनमी ओवरऑल वैसे बड़ी बूस्ट कर जाती है आपके मुल्क की। और तीसरा कि आपके जिस्म को कैसे फ़ायदा देखें जी, जब आप केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते या केमिकल का कम इस्तेमाल होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट, वो फूड हो या कॉस्मेटिक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो, तो उससे आपको बहुत सारी स्किन की बीमारियों से आप बच जाते हैं। जब कॉस्मेटिक की बात करें हम, तो अभी तो एक बड़ा बहुत दुख है ख़वातीन को ख़ास तौर पे, इसमें कोई मर्द हज़ार भी कुछ शामिल हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मर्द भी आजकल पीछे नहीं है स्किन केयर में, कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं। तो अब हम जब यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि पता नहीं प्रोडक्ट कैसे हैं, कितने किस तरह के केमिकल्स उसमें शामिल हैं। तो हम अपने आप को, अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ लेके आएँ, अगर हम अपनी स्किन की बात करें, तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखें, अब बिल्कुल जो इम्पोर्ट बैन हुआ है, जो कि बड़ा ही अच्छा है, जो गवर्नमेंट जो है इकदाम लिया है, तो अब इससे होगा कि लोकल इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट मिलेगा। लोकल इंडस्ट्री में आपको पता है कि ऑर्गेनिक हमारे क्योंकि रूट्स में था, तो इसे जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी। तो इसमें जो है देखिए बॉडीज़ तो है ना, अगर आपको इक्वालिटी का इशू हो रहा है या किसी भी तरह के कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है उसको चेक करेगी, तो और बॉडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसे चेक करेंगी, सर्टिफिकेशन। नहीं, तो आप ये घर में बताइए ना कि हम घर में क्या करें। आपकी बात तो ठीक है, अब तो प्रोडक्ट्स भी बैन हो गए, हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ, तो ऑर्गेनिक के लिए घर में हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे करें? गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्नी का मसला है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इनके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैटर करता है। अगर आपको एक्नी का इशू है तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एलोवेरा जेल के साथ टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें, तो उससे भी जो है ना काफ़ी एक्नी आपकी इंप्रूव हो जाती है। ओवरऑल अगर आप, जो मेरा जो फेवरेट है वो तो एलोवेरा जेल है, मैं पर्सनली खुद भी वो यूज़ करता हूँ और लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि एलोवेरा जेल, जिसे गवार गंदर कहा जाता है उर्दू में, वो 300+ डिजीज़ को जो है कवर करता है, जिसमें 100+ डिजीज़ तो सिर्फ स्किन की वो कवर करता है, पिगमेंटेशन है। अच्छा, एक एलोवेरा जेल मार्केट में भी अवेलेबल होता है जिसमें लिखा होता है कि 99% एलोवेरा जेल है और उसके बाद थोड़े से इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी शामिल होते हैं। तो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि वो एलोवेरा जेल इस्तेमाल की जाए, या फिर नेचुरली आपने अपने घर में उगाई हुई है, आप नेचुरल एलोवेरा जेल लें प्योर? देखिए, मैं तो रिकमेंड तो करूँगा कि आप नेचुरल घर में खुद ही उसे उगाएं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान सा काम है, उसे घर में उगाएं और उसका इस्तेमाल करें। और एलोवेरा की जो स्पीशी है वो है बारबीडेंसिस मिलर, ये एक ऐसी स्पीशी होती है, वो आप यूज़ करें, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा मेक श्योर करनी है कि जो इंटरनेशनल जो एलोवेरा एसोसिएशन है वो कहती है कि एलोवेरा अगर 3 साल का है तो वो मिच्योर है, यानी उस मिच्योरिटी में वो एंजाइम्स पैदा होते हैं जिसने आपको स्किन पर फ़ायदा देना होता है। तो बहुत से अक्सर लोग कहते हैं हमने एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उसकी वो इतना मिच्योर नहीं होगा, वो उसकी इतनी एज नहीं होगी, या फिर दूसरा वो बारबीडेंसिस मिलर नहीं होगा। तो अपने घर में जब भी एलोवेरा जेल, एलोवेरा का जब भी प्लांट आप उगाएं तो मेक श्योर करें कि वो एक तो 3 साल का हो चुका हो, और दूसरा ये है कि वो बारबीडेंसिस मिलर स्पीशीज होना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अब जैसे कि हम फेस वॉशेस हमारे इंपोर्टेड बैन हो गए हैं, और आप तो अपने चेहरे के लिए आप किस तरह से फेस वॉश की ऑल्टरनेटिव बताएं, घर में हम ऑर्गेनिकली क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फेस वॉशेस तो आप जो मार्केट में अवेलेबल वही यूज़ करें, बस मेक श्योर करें वो SLS फ्री हो, यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फोमिंग एजेंट, यानी कि आपका एक शैम्पू आता है, आपके क्लिनजर्स आते हैं, आपके फेस वॉशेस आते हैं, तो वो मेक श्योर कि वो SLS फ्री हो, यानी सल्फेट लोरेट फ्री हो। सल्फेट की जब हम बात करें तो शैम्पूज में भी सल्फेट, हर शैम्पू में सल्फेट मौजूद होता है, जिसकी वजह से आई थिंक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं अपने बालों के, तो हम बालों में ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारे बाल बेहतर हो जाएं, झड़ने का मसला, ड्राइनेस खत्म हो जाए? ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जी अगर ड्राइनेस खत्म करनी है तो वो जो कैस्टर ऑयल से अरंडी का तेल कहा जाता है वो आपको इस्तेमाल किया जाता है, आलमंड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, वो आप अपने बालों में लगाएंगे तो ड्राइनेस खत्म होगी। लेकिन शैम्पू फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि SLS फ्री इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सल्फेट होता है वो कैर्सिनोजेनिक होता है। कैर्सिनोजेनिक के बारे में अगर पढ़े तो वो स्किन कैंसर आगे जाके कॉज करता है, तो वो स्किन को भी आगे ड्राई करता है। जी, मतलब शैम्पू में भी तो SLS होता है ना, तो वो जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करें मार्केट जब भी आप खरीद रहे हैं तो लेबल के पीछे पढ़ लें कि ये SLS फ्री होना चाहिए, और SLS फ्री आप मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, जिनके डैंड्रफ होता है सर में, वो लोग क्या करें? कोई घरेलू रेमेडी बताइए हमें नेचुरली।
जी आप ऐसे करें कि जो एक टीस्पून जो है वो आपने कैस्टर ऑयल ले लेना है और 100 ml एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स कर लें और 2 घंटे तक अपने बालों पे लगा के रखें। उसके बाद एसएलएस फ्री शैम्पू से आप वॉश कर लें। इस रेमेडी को आपने 3 से 4 दिन रेगुलर करना है, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन में ज़बरदस्त। अच्छा नजम साहब, एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बाल सफ़ेद हो जाते हैं आजकल, उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किया हमने, आजकल जो है वो साइनस से बाल सफ़ेद किए हैं अपने, जिनको साइनस का मसला होता है, या फिर हम एक दफ़ा डाई ले लेते हैं, हेयर कलर लगा लेते हैं, तो उससे ही बाल हमारे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर नेचुरल तरीके से हम घर में बाल डाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप मेहंदी तो यूज़ नहीं कर सकते, कि मेहंदी में भी केमिकल शामिल होता है अगर आप उसका कलर लेना चाहें तो, वरना मेहंदी में इतना कलर आता नहीं है। जी आपने 2 सवाल पूछे। पहला तो आपने कहा था कि ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, उसके लिए तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जो ब्लैक सीड है ना, जो कलवंजी का तेल है, वो आप इस्तेमाल करें। जितने भी ऑयल्स जो कि ब्लैक हैं, जैसे कलवंजी है और दूसरे और भी कुछ ऑयल्स हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, तो वो आप ऑयल यूज़ करें तो काफ़ी हद तक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है ना ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, आपने है ना मेहंदी की बात की हेयर डाई के लिए, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर आपने बालों को ब्लैक करना तो आप केमिकल फ्री मेहंदी लें, यानी वो मेहंदी लें जिसमें केमिकल ना हो। असल में मैं बताता हूँ कि मेहंदी क्या होती है। मेहंदी तो सिंपल आपकी होती तो नेचुरल ऑर्गेनिक ही है, तो कुछ कंपनी के अंदर कुछ कलर्स डाल के ताकि उसको कलर की शेड देती है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप हर्बल मेहंदी की तरफ जाएं और आप जो है वो कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें ताकि नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है वो काले हो जाएं। थैंक यू सो मच नजम साहब, आपका आपने हमें सॉल्यूशंस बताए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, वाकई वैसे जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि जी आप जो शैम्पू यूज़ करें वो सल्फेट फ्री और सिलिकॉन फ्री शैम्पू यूज़ करें। तो वो ट्रांसपेरेंट सा एक शैम्पू होता है, वो यूज़ करना चाहिए, उससे हेयर फॉल नहीं होता। और आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई, हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। मुंह पे आप बेसन का इस्तेमाल करें, पहले ज़माने में यही सब कुछ होता था, बेसन लगाते थे ऑयली स्किन के लिए, फेस वॉश के लिए, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो जितना हम ऑर्गेनिक के करीब होंगे उतना ही हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये तो बात हो गई हमारे चेहरे की और हमारे बालों को हसीन तरीन बनाने की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ पेश गोइयाँ भी करवा लेते हैं, जिसका रोना हम सुबह से रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं, आवाम परेशान है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं कि आखिर में होने क्या वाला है। मईशत का बहरान है और साथ ही साथ हुकूमत अपनी अपनी बातों पर अटल है कि कुछ करना नहीं है, उनको मज़ीद महंगाई आगे होने वाली है, सुनने में भी आ रहा है। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम देखते हैं सितारों के हाल क्या हैं। अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अजीम साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त है, साथ साथ हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त किसका सितारा ज़्यादा उरूज पर है, इमरान खान का या शहबाज शरीफ का? और आवाम कहाँ जाए? हुकूमत से तंग आई हुई है आवाम कि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। क्या नज़र आ रहा है आपको? आप सितारे क्या कह रहे हैं? अच्छा, वैसे पिछले 1 साल से जो, बल्कि पिछले 8 महीने से जो है, हमें वही सुनने को मिल रहा है सितारों को देख के कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही है, काफ़ी अर्से से प्रेडिक्शन यही चल रही है। और मुझे फिर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आप जो है ना मुल्की हालात के बारे में अच्छी खबर नहीं देते। अच्छी खबर होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह देंगे। हालात इस तरह की थोड़ी सी और देखिए, जब आपकी प्लानिटरी कंडीशन पाकिस्तान की ख़राब होती जाएगी, वर्स होती जाएगी, इसमें ना किसी इदारे का हाथ है, ना पॉलिटिशियन का। अपनी अपनी गलतियां हम खुद करते हैं। क्यों इदारे का हाथ क्यों नहीं है? इदारों का ही तो हाथ है, हुकूमत ही तो महंगाई कर रही है। IMF के आगे जाकर उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वो बात नहीं कर पा रही है। इदारों का ही तो मसला है, हुकूमत का ही तो मसला है। ये सारी प्लानिटरी कंडीशंस आपसे करवाती हैं और सारा कुछ होता है, इदारे बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं ना, और इनको और प्रॉब्लम्स होंगी। ये अपनी ही गलतियों की वजह से खुद फंसते जाएंगे। अगर प्लानिटरी कंडीशन फेवर में भी आती है तो ये गलतियां ऐसी कर चुके हैं, ये कर लेंगे मजीद के, और मजीद फंस जाएंगे और मजीद मईशत को। अच्छा अजीम साहब, चलें आप ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अंदेशा दिया है कि अभी भी हम खसारे में हैं, पेट्रोल जितनी कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, तो उनके कहने का मकसद है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। तो आप बताइए हमें कि आपको क्या लग रहा है, मजीद इजाफा नजर आ रहा है आपको पेट्रोल की कीमतों में? अच्छा देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं देखूँ तो मार्स डील करता है पेट्रोल को। मार्स जितना मजीद वर्स होता जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस मजीद बढ़ती जाएंगी और अगले, मुझे नहीं लगता कि 1 साल 1.5 साल तक ये प्राइसेस नीचे आने के चांसेस बनेंगे। अगर थोड़ी बहुत आप धचका दे रहे हैं आप अजीम साहब, पेट्रोल और मजीद महंगा होगा? जी मजीद महंगा होगा पेट्रोल, 20 से 30 रुपए मजीद पेट्रोल महंगा होगा, जो भी उसका फिगर बने। लेकिन ये है कि मार्स जब तक अफ्लिक्टेड रहेगा ये पेट्रोल महंगा होता रहेगा। और हर अदवार में हर वक्त यही आता रहा है
लेकिन ये है कि गलत पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट सबसे बेसिक रीजन है इस चीज को मजीद खराब करने की। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान जो मईशत बहरान पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान का मौशी बहरान से निकल पाएगा और उसमें कितना वक्त लगेगा, अगर आपको लगता है कि निकल पाएगा, कि या हम जैसे सुनने में आ रहा है कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं? सितारे क्या कहते हैं आपके? जी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको श्रीलंका बनने से बचाने के लिए सबसे मेजर रोल हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ या किसी और की तरफ या तुर्की की तरफ या देख रहे हैं ईरान की तरफ, रशिया की तरफ। मुझे ये लग रहा है कि चाइना दोबारा इंटरफेरेंस करेगा और चाइना पाकिस्तान की मईशत को दोबारा कंट्रोल करने में, बाकी सारी चीज़ें करने में। लेकिन मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इलेक्शन के महीने हैं, यहाँ पे इलेक्शन होंगे तब ही जाके चीज़ें बेटर होंगी और बाकी ममालिक भी आपको सपोर्ट देंगे, उससे पहले चीज़ें मजीद वर्ष होंगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इलेक्शंस हो सकते हैं और तब तक हमारी मौशी सूरत हाल कहीं से भी आपको नहीं लग रहा कि बेहतर होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जरदारी साहब के और बिलावल साहब के जो हैं वो सितारे क्या कहते हैं? बड़ी खामोशी है उनकी जानिब से, क्योंकि वैसे तो वो इत्तेहादी हुकूमत है ये, लेकिन इनकी जानिब से बड़ी खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है नून लीग को लगाया हुआ है काम पे कि जी आप लोग काम करें, हम अपनी सिर्फ इमेज बिल्डिंग पे लगे हुए हैं। तो बिलावल के सितारे क्या कहते हैं फ्यूचर के उनके आपको? देखिए पॉलिटिक्स का काम ही इसी है कि आप जो है बाकी लोगों को काम पे लगाए और आप खुद बैठ के जो है वो एंजॉय करें। तो जरदारी साहब इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स गेम करनी आती हैं शायद, और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ और बहुत सारी उनकी बातों में काफ़ी सारी ये चीज़ है कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बताते कुछ और है, करते कुछ और है, मैंने जो फील किया है। लेकिन ये है कि वो ठीक चल रहे हैं, वो अपने जो टीम वर्क उनका चल रहा है वो ठीक चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुल्क की सियासत में सिंध की हद तक वो रहेंगे और फिर उसके बाद जब अगली इलेक्शन। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीम साहब, थैंक यू सो मच। आप सितारों के हालात क्या चल रहे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं जनाब। इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। इसी के साथ ही इजाजत लेती हूँ आपसे। पीर को मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।